लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, आपको मैंने प्रिपरेशन में 4 चीज़ें बताई थी, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड और हैलोजन एक्शन मेथड। एक प्रोसेस मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम क्या करने वाले हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ, अरे हेलो एल्केन, हाँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, उसमें सेकंड पॉइंट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, कौन बताएगा? हाइड्रोकार्बन क्या है बताओ? कोई भी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बन जाए। तो इसके कितने टाइप हो सकते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल, नॉर्मल, है ना। बॉन्ड के हिसाब से 3 बना दूं मैं। तो देखो पहला मैंने लिख दिया ए एल्केन। एल्केन सभी लोग जानते हैं ना, एल्केन वो होते हैं जो कैसे होते हैं? सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। तो मैंने देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये सेकंड टाइप है प्रिपरेशन का। किसके प्रिपरेशन का? हेलो एल्केन के। पहला टाइप क्या होता है? फ्रॉम एल्कोहल। ये बातें दिमाग में रखो कि एल्कोहल से बनाना है, फिर आपको किससे बनाना है? हाइड्रोकार्बन से बनाना है। हाइड्रोकार्बन 2 बातें पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो सिंगल बॉन्ड में देखिएगा, सिंगल बॉन्ड एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन में देखें, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH4 प्लस Cl2 और यहाँ पर सनलाइट, H न्यू लिखूँ, UV लाइट लिखूँ, सनलाइट लिखूँ, सारी बातें एक ही है। रिएक्शन आपको खुद से करनी है, इसलिए स्टार्ट करो। चलिए करिए, करो भाई। जिसको नहीं आएगा वो भी कुछ ना कुछ तो बनाएगा ही, खाली नहीं बैठना है। ट्राई करिए सभी लोग। ठीक है, कुछ लोगों ने, लगभग सभी ने ही बना लिया। ऊपर देखें, आप बना पाए या ना बना पाए, एक काम जो करना है इंपॉर्टेंट वो ये, नहीं तुम ऊपर देखो, तुम्हारा गड़बड़ हो रहा है। ऊपर देखो, ये CH4, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखो, इस बात को समझ लो। जब तक आपको ये ना लगे कि भाई हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, अब ये बात तो हमें बिल्कुल पक्की 100% मालूम है किसका आंसर यही है, ठीक है ना, बिल्कुल 100%। और उसमें एक मतलब जरा सा भी अगर आपको डाउट लग रहा है, तुरंत उसका स्ट्रक्चर ओपन कर लो। मैं तो कहूँगा कि ना भी लग रहा हो तो भी ओपन कर लो। अगर तुम टॉपर्स की कॉपी देखो तो उनमें तुम्हें ऐसे स्ट्रक्चर ओपन किए हुए, गोला बना के ले जाते हुए पूरा दिखाई दे जाता है। उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब तुमने यहाँ पे लिख लिया Cl, अब कोई भी समझ सकता है कि HCl निकल जाएगा, बोलो हाँ है ना। भाई इस Cl को कहीं से भी निकालोगे, निकलेगा तो HCl ही। अब H और Cl निकल गया तो ये Cl क्या करेगा? वहीं आएगा। तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस HCl। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है, हाँ है ना। चलिए अब अगला हो जाएगा ना ये, ठीक है। इसी तरीके का एक और देखते हैं। CH3 CH2 CH3 प्लस Cl, सिंगल बॉन्ड Cl और सनलाइट। चलिए बताइए क्या बनेगा, बताओ भाई, बताएं। नहीं, कॉपी पर। ऑर्गेनिक को हवा में नहीं पढ़ते, कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और लिखिए, लिखने से आएगी। अभी मैंने समझाया था ना, चाहे कितना भी आपको क्यों ना आता हो, लेकिन स्ट्रक्चर ओपन जरूर किया करो। बेटा स्ट्रक्चर ओपन करने का आदत डालो, स्ट्रक्चर ओपन करो यार। हर बार आपको स्ट्रक्चर ओपन करना ही है, चाहे बिल्कुल पक्का क्यों ना हो, ठीक है ना, उससे गलती खत्म होती है, ठीक है। अब देखें, आप सभी लोगों ने आंसर लिखा है, देखिए इसको ओपन करेंगे तो बॉन्ड खुल जाएंगे, देखें ऊपर ऐसा हो जाएगा, सभी पे H लगे हुए हैं। इतने में कोई डाउट नहीं, स्ट्रक्चर ओपन किया बस खाली है ना। अब आप सभी लोगों ने एक HCl निकाल दिया और आंसर बना दिया CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है, साथ में HCl निकल गया, ये ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने ये वाला H और ये Cl निकाल दिया, क्या मैं ये वाला H नहीं ले सकता था?
देखिए पहले जब मैं इस वाले कंपाउंड में, इसमें क्या था कि यहाँ पर जब आप H लिखेंगे तो सभी H एक ही जैसे हैं, आप कुछ भी ले लो आंसर सेम ही आएगा। लेकिन इस बार ये बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये बात लिखी है। इस बार अगर मैं ये वाला कंपाउंड बीच वाला H ले लूँ तो आपका आंसर ये आ जाएगा, CH3CH ClCH3। बोलो हाँ है ना? तो फिर सही कौन है? समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए पिछली बार आप कहीं से भी H उठा लेते हैं, आंसर में डिफरेंस ही नहीं आता। लेकिन इस बार तो अलग अलग आंसर बन रहे हैं। आप तुमको इधर से उठा लें, इधर से उठा लें तो वो तो बात एक ही है। समझ गए ना भाई? इधर से उठाओगे तो नंबर 1 ही तो आएगा, नंबर 1 तो उधर भी आ ही रहा है। समझ गए? ये वाली पोजीशन या ये वाली पोजीशन, ये तो सेम ही होती है। तो 2 हमारे आंसर हैं, हो सकते हैं। तो बताइए सही कौन है? नीचे वाला। अच्छा कुछ लोग ऊपर वाला। तुम बताओ भाई ऊपर वाला सही क्यों है? ऐसा कुछ तो होता नहीं है, तुम बोलो। सर क्योंकि सर वहाँ पे CH2 के सर मसाले छेड़ा से तो सही लग रहा है। कितनी मनुष्य बात थी। हम रिएक्शन करने से विश्वास उठता जा रहा है। सुनो देखो दोनों बन जाएंगे यार, समझिए मेरी बात। जब कोई रिएक्शन होती है, कुछ रिएक्शनों को छोड़ के, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन बनाती है और कुछ नहीं बनाती, ठीक है ना? या कुछ ऐसी टाइप की रिएक्शन है। कुछ रिएक्शनों को छोड़ दें तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लगभग सभी कंपाउंड बनते हैं। अब होता क्या है कि मान लो 98% या 90% ये बन गया, ठीक है, और 1-2% 10% ये बन गया। समझ गए मेरी बात को? तो टोटल के कंपैरिजन में मैक्सिमम तो यही बना है ना, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। इसका मतलब ये कहीं से नहीं कि ये बनेगा ही नहीं, ये ज़ीरो नहीं है, इसकी बस अमाउंट क्या होती है, कम होती है। तो कभी भी ये मत सोचना कि अगर ये लिख दो तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, बस उसकी क्वांटिटी कम होती है। बात समझ में आई ना? और अब ये और एक और बात, ये भी मत सोचना कि यहाँ पर यार 3 और 6 हो गए। अब 3 6 वो 10th वाला तरीका भूल जाओ, तो 10th वाला गया, बैलेंस ये सब बैलेंस है, इस वक्त भी रिएक्शन बैलेंस ही है। और तुमको कहाँ बैलेंस है? यहाँ 3 कार्बन है, वहाँ 6 हैं, 3 है, वहाँ 6 हैं, बैलेंस है भाई। अब ये सब कुछ बैलेंस हो रहा है बाई वेट। टोटल वजन देखो यहाँ का और यहाँ का टोटल वजन, वो सब बराबर चल रहा होगा, बस कहानी खत्म, ये बैलेंस हो गया। समझाने के लिए बताता हूँ, मान लो इसके 300 एटम है, 1 लाख एटम है, 1 खरब एटम है, समझाने के लिए, ठीक है? कार्बन के 1 खरब एटम है, तो उसका 90% हिस्सा ये बन गया, 10% ये बन गया, टोटल में बढ़ेगा कि नहीं? बैलेंस ही है। बात समझ में आ गई ना? तो वो 10th वाली बैलेंस नहीं करते कि अब यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि ये 2 कंपाउंड बन रहा है। बात समझ में आ गई ना? वो भूल जाओ, वो बैलेंस ही चल रहा है सब कुछ, क्योंकि ये परसेंटेज वाइज चला गया, ठीक है? टोटल का जो कि वजन होगा उसका कुछ हिस्सा ये बन जाएगा, मैक्सिमम हिस्सा, कुछ हिस्सा ये बन जाएगा, थोड़ा वो बन जाएगा, काम खत्म, सब मिला के 100 हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? पक्का क्लियर? ये ऊपर खाली जगह पड़ी, इसमें क्या नाचोगे? इसमें नोट डाल के लिख लो यार, ये बातें ऊपर लिख लिया करो नोट बना के कॉपी में, तुम लोग भी, और जो वीडियो देखे वो भी, ठीक है? चलो इसको हटा दूं? यस सर। बोला कौन था वैसे ये? सागर बोल रहे। तुम अगली रिएक्शन बताएंगे ये? रुको रुको मैं बता रहा हूँ, अगली रिएक्शन आप बताएंगे, ठीक है? अभी सनलाइट के साथ रिएक्शन है, किसके साथ है? सनलाइट के साथ। और यही रिएक्शन अब हम लोग करेंगे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। एक सनलाइट के साथ है और एक एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? बात क्लियर है ना? तो चलिए करके दिखाइए। बताना चाह रहे हो आंसर? हाँ आंसर बताओगे? पहला दूसरा दोनों बताओ, पहला क्या होता है? चलिए करके देखिए, देखो करने से आएगा बाबू, बैठे रहने से नहीं आएगा, करो, ट्राई करो। ट्राई करो। हो गया सबके? चलो देखो,
देखो इसका आंसर सनलाइट के साथ है। मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, आप समझें। जब भी आपको सनलाइट दी जाए तो सनलाइट हमेशा एलिफेटिक चेन पर रिएक्शन करती है, एरोमेटिक पे कभी भी हेलोजिनेशन है ये रिएक्शन कौन सी चल रही, नाम लिखा था इसका? अरे नाम लिख लो बेटा। एल्केन में सबसे पहली है हेलोजिनेशन, सबसे ऊपर लिखना हेलोजिनेशन, ठीक है। एल्केन के बाद एल्केन हेडिंग डाली थी ना, उसके जस्ट बाद लिखना हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन का मतलब Cl2Br2 है ना, इनकी रिएक्शन, हेलोजन की रिएक्शन। अब जैसे आप इसकी करवा रहे हो, सनलाइट पड़ी हुई है, तो सनलाइट हमेशा एलिफेटिक चेन पर रिएक्शन करती है, कभी भी एरोमेटिक पर रिएक्शन नहीं करेगी। ये बात बिल्कुल नियम बना लो, नोट बना के लिख लो, ठीक है। अब ये तो एरोमेटिक है, देखो हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, सोचो यहाँ नहीं है, सब जगह है हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन इसी पे होगी एलिफेटिक चेन पर, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? बेंजीन CH2Cl प्लस HCl। क्या ये बात क्लियर होगी? कोई इसमें बहुत कठिन बात है? पक्का क्लियर है ना? ठीक है। अब ऊपर देखो बेटा, NiHCl3। अगर आपने सनलाइट नहीं डाला और ये डाल दिया तब क्या होगा? तुम सुनो भाई, ये एल्युमिनियम की वैलेंसी पूछ रहे थे, ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेता, ठीक है ना? हाँ है ना? ये तो बहुत छोटी सी बात है, मालूम होती है। जैसे मान लो उस लड़के का नाम क्या है जिसकी मम्मी MLA थी, ML सक्षम, ये सक्षम है, ये दीक्षा है, ये तुम हो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? लक्ष्य। तो यू आर ए कैटलिस्ट और आप रिएक्शन में कभी भाग नहीं लेते, आप बस इन दोनों रिएक्टेंट को जोड़ने का काम करते हैं। तो हैं? हाँ, आप बॉन्ड बनवाते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि आपका बॉन्ड बनेगा ना, आपका कभी बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है? बात समझ में आई ना? हाँ, कैटलिस्ट कभी कोई रिएक्शन नहीं करता, ठीक। कैटलिस्ट अकेला रहता है। तो जो रिएक्शन है वो इस वाले H से हो। अच्छा एक और बात है, सुनो भाई, जब बेंजीन पे रिएक्शन होती है तो बेंजीन में आपको याद है एक +R और -R सुना था कभी? हाँ, रेजोनेंस है ना। किसने ना कौन कर रहा? नहीं, इसमें से आवाज आई। सुनो, देखो कोई बात नहीं, रेजोनेंस अगर नहीं सुना तो यार 1-2 दिन में पढ़ा दूंगा, ठीक है। रेजोनेंस में 2 बातें होती हैं, एक तो ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप हो जाता है, ठीक है, और एक मेटा डायरेक्शनल। अगर बेंजीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ऐसे में मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। बेंजीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उस ग्रुप का, तो चार्ज घूमता है, सर्कुलेट करता है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। समझ में आया ना? हाँ है ना? ठीक है, मोटा मोटा ये बात है। और उसको सरल समझना है तो जो +R होता है, ठीक है, +R ग्रुप पे चार्ज होता है, ये है ना, तो जो +R होता है उसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, और जो -R होता है वो मेटा डायरेक्शनल ग्रुप होता है। ऑर्थो मेटा पैरा मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना लास्ट क्लास में। पैरा कहाँ होता है बताइए? नीचे वाला पैरा, ऑर्थो साइड में, ये मेटा बताया था ना उस दिन पेट बना के, है ना। तो याद रखें, जैसे CH3 ग्रुप है, ये कैसा डायरेक्शनल ग्रुप है? ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। अब ये कैसे पहचानते हैं ये बताऊंगा किसी और क्लास में, ठीक। तो वैसे मैंने अभी छोटा सा बता दिया है, नहीं तो 11th के उसमें भी जाके पढ़ सकते हो। इसमें चेन होती है ना, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, उससे पता लग जाता है। और सरल तरीका ये है कि जितने भी हैलाइड होते हैं वो सभी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। जितना भी आपका CH3 ग्रुप है, जैसे मिथाइल इथाइल लगा दिया, प्रीफिक्स कोई लगा दिया, तो मेजॉरिटी ऑफ प्रीफिक्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में एक आपका एल्डिहाइड ले लो, 12th के लेवल पे बता रहा हूँ, एक एल्डिहाइड हो गया, एक कीटोन हो गया, एक एसिड हो गया, NO2 ग्रुप हो गया, ये सभी मेटा डायरेक्टिंग है। बाकी जो ग्रुप है जैसे OH लगा दिया और कुछ भी लगा दिया, वो सभी आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये मैं 12th के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं, उनके सबके अपने अपने डायरेक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से इन्होंने H ले लिया, यहाँ से Cl ले लिया, तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, बोलो हाँ है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजीन के ऊपर यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर भी Cl लगा हुआ है और ये HCl निकल गया। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? इसमें कोई कन्फ्यूजन है? क्लियर है ना? अच्छा, अब वही बात जैसे मैंने अभी समझाया था कि ये टोटल जो वैल्यू है ये इस टोटल वैल्यू के बराबर है। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक बेंजीन है और वहाँ 2 बेंजीन है, बराबर कैसे होगा भाई? इसका जो टोटल है उसमें से 80% ये बन गया, 20% ये बन गया, बराबर हो गया। वो तो दोनों में से निकला ना, इसमें से भी HCl निकला, उसमें से भी HCl निकला, तो जितना निकलना था वो निकल गया।
ये अगर 100% है, अच्छा तुम ऐसे सोच रहे हो कि 100 का 80 20 तो वही हो गया, तो वो क्या निकला ऐसे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो ये 100 है, समझाने के लिए बता रहा हूँ खाली, और ये है 50, तो 150 हो गया। 80 ये बना दे, 20 ये बना दे, 50 ये बना दो, खत्म। तो जो आपने यहाँ पे 2 एस फैक्टर्स खाली थे, 2 एस का आपने यहाँ लगा दिया ना, इनमें किसी के 2 थे ना बस खाली। अच्छा समझ गए। इनके मन में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि सीएल तो हमारे पास 2 थे, एक हमने, नहीं बाबू ऐसे नहीं है, गलत। आप अभी भी वही 10th वाली बात में फंसे हुए हो। मैं फिर से समझाता हूँ, इसको हटा दो परसेंटेज। आप जब टेस्ट ट्यूब लेते हैं तो टेस्ट ट्यूब में क्या एक ही सीएल एटम, एक ही सीएल का मॉलिक्यूल होता है? मान लो टेस्ट ट्यूब यहाँ तक भरी है क्लोरीन से, तो कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें? बॉस कितने? काउंटिंग है? नहीं है, काउंटिंग नहीं है ना। तो बेटा फिर जब काउंटिंग नहीं है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो और ऐसे ही बहुत सारे ये भी टॉलिन भी होंगे, हाँ है ना। तो किसी क्लोरीन ने यहाँ पे रिएक्शन कर ली, समझ गए ना, इसने HCl से निकाल के और इस Cl को यहाँ लगा दिया, तो कोई दूसरा यहाँ पर किसी एक रिएक्शन ये हो गई। अब ऐसे ही और भी टॉलिन होंगे, मान लो मैं एक और लिख देता हूँ समझाने के लिए खाली, और बहुत सारे क्लोरीन भी होंगे, तो कोई यहाँ से भी तो रिएक्शन कर सकता है, कि नहीं? वो यहाँ से ना करे, वहाँ से कर ले। तो इसलिए कुछ आंसर ये वाले बन जाएंगे जिसमें यहाँ जुड़ रहा है, कुछ में यहाँ जुड़ने वाला बन जाएगा। सर दोनों लिखेंगे तो सर सिंगल लिखेंगे? दोनों लिखेंगे, क्योंकि जैसे मान लो ऐसी 1 लाख रिएक्शनें हुई सब मिला के, तो उसमें से 80% रिएक्शनें यहाँ पे जुड़ने वाली होंगी पैरा पे, और 20% रिएक्शनें ऑर्थो पे जुड़ने वाली होंगी। आई बात समझ में? वो अभी बात में बताएंगे, पहले इतनी बात समझो। पहले इतनी बात क्लियर होगी, एक एक बात निपटाया करो। पहले ये बात क्लियर होगी ना, हाँ है ना? अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? रिपीट करूँ क्या दोबारा? Cl2 की रिएक्शन होगी, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये रहा है ना। फंक्शनल ग्रुप क्या, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टॉलिन है। ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल है, तो इसमें से 80% रिएक्शन पैरा की साइड में मूव कर गई, क्योंकि पैरा ज़्यादा स्टेबल होता है, और 20% रिएक्शन है ऑर्थो के साइड मूव कर गई, उन्होंने ऑर्थो बना लिया। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो कंपेरेटिवली कम स्टेबल होता है। समझ में आया? हाँ, नहीं आया बीपी? ठीक है ना, ठीक। तो अब तुम कहो कि इसमें एक मॉलिक्यूल से थोड़ा रिएक्शन करवा रहे थे, मॉलिक्यूल तो दुनिया भर की थी, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, हाँ है ना। बस तो उसमें से कुछ ने ऐसे कर लिया, कुछ ने वैसे कर लिया। अभी भी नहीं आया तो बताओ, आ गया? अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसकी रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में चली जाती है, Cl की। ये अभी थोड़ा कम जानते हो तुम लोग, ये 11th क्लास में पढ़ा था आपने, फ्री रेडिकल रिएक्शन है ना। तो ये फ्री रेडिकल में हमेशा कार्बन की चेन पे रिएक्शन होती है, क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर। याद है ना, इसमें 14 स्टेप पढ़ाए थे, हाँ। और ये कैटालाइटिक रिएक्शन है, इसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। AlCl3 पहले अटैक करेगा, AlCl4 1 नेगेटिव आयन बनेगा, इस तरीके से कुछ उसका लंबा स्टेप है। तो जब भी, अभी आपको वैसे रिएक्शन करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, उसके अंदर नहीं घुस रहे हम लोग। तो अभी आपको ये सीखना है कि AlCl3, FeCl3, ZnCl2 या इस टाइप का कोई कंपाउंड दिया हो, ठीक है ना, तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल होता है, वो ऑर्थो पैरा पे ही अटैच करेगा, किसको? हैलोजन को। और अगर सनलाइट पड़ा हुआ है तो सनलाइट हमेशा कहाँ पर? कार्बन की चेन पे ही अटैच होगा। बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अभी बिल्कुल पक्का क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा दें। लिख लो, लिख लिया? बढ़िया। अब एक और रिएक्शन दे रहा हूँ इसी तरीके की, देखें आपको क्या आया। चलो बताओ क्या बनेगा। बताएं क्या बनेगा, करके दिखाओ, चलो करो। हाँ भाई, सबको आ गया था ना, करिए। अब कर लिया? बढ़िया। रिएक्शन नहीं होगी? नहीं। भाई देखो, कुछ बना पाए? नहीं। आप लोग इसका मतलब ध्यान से देख नहीं रहे हो बाबू। यहाँ पर सनलाइट पड़ा हुआ है, अभी मैंने 2 मिनट पहले समझाया था कि अगर सनलाइट पड़ी हुई है तो एलिफेटिक चेन पर रिएक्शन होती है। यहाँ पर कहाँ लगी है एलिफेटिक चेन? एलिफेटिक चेन मतलब कार्बन की जो चेन होती है सीधी, जो साइकिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर ना फॉर्मेशन कर रहे हो, तो ये एलिफेटिक है क्या? नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, काम खत्म। 2 मिनट पहले बताई थी ये बातें, बताई थी ना। और जो तुम बना रहे वो भी बात सही है, लेकिन वो होता है, ये सनलाइट है, वो होता है इन डार्क, उसमें लिखा था इन डार्क, है ना। जब सनलाइट ना हो तो डार्क में बना सकते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन जाता है उसमें, ठीक है।
क्या ये बात क्लियर है अभी? ठीक है, चलो फिर देखते हैं कौन और दिमाग लगाता है। इसको हटा देता हूँ, CH2 CH3। चलो भाई करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से। अब तो सनलाइट पड़ा ना, कार्बन की चेन लगा दी, करवा दो, लगाइए दिमाग। हाथ पैर चलाओ बेटा, पेन से लिख के देखो तभी काम बनेगा। सुनो, ठीक है जाने दो। इसका आंसर ये रहा। तो सही, तुम्हारा सही, मैक्सिमम लोगों का गलत है। सुने, इसका आंसर इस कार्बन पर होगा। आपने हाइड्रोजन उठाए थे, आप सबसे पहले ना इसको ओपन कर लो, देखो जो हाइड्रोजन एक्टिवेट होगा वो ये कार्बन होगा, ये वाला कार्बन। इसलिए आपको H हमेशा इधर से उठाना। चैन और भी लंबी होगी ना तो भी इसी कार्बन से H लेना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर बनेगा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कार्बन, इस पर Cl, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट? वहाँ से नहीं लेगा वो। क्या? नहीं वहाँ से नहीं, फिर तो गलत है। काट के सही करो। सही तो है तुम्हारा, ऊपर CH3 लगा तो दिया, वो काट दो। बोलो क्लियर है? यस सर। अभी कोई डाउट वाली स्थिति तो नहीं है? ठीक है चलिए, बता बेटा तुमको आ गया? लिख आप इसको लिख के देखना। अगर लिख के नहीं देखोगे ना फिर कुछ होना नहीं बेटा, कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे, ये वाला खत्म हो गया। अगली हैंड डालो, फ्रॉम एल्कीन। हाइड्रोकार्बन में ही सेकंड पार्ट है, एल्केन था ना, अभी एल्कीन। इसको हटा रहा हूं। एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्डेड कंपाउंड, जानते हो ना, है ना। तो देखो चलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन करवाओ बेटा यहाँ पे HCl करवाओ। बहुत आसान है, जल्दी करो। मैंने आपको तरीका सिखाया है। जब तक आपको प्लस माइनस मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर डबल बॉन्ड मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है? बॉन्ड तोड़ दो। बिल्कुल सही बात है, करो। हो गया? ठीक है, आसान है। देखिए ये जिनको नहीं मालूम, ये बॉन्ड टूट जाएगा इस तरीके से, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ Cl आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और Cl। बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? पक्का क्लियर? कोई डाउट नहीं? ठीक है, इसको हटा दूं? या चलो इसके साथ एक और करवा लेते हैं। हाँ वो भी मैं सोच रहा हूँ, हटा दूं इसको? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप रिएक्शन करवाओ। लिख के प्रैक्टिस करोगे कभी कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस बात को। हो गई? पानी ले आओ भाई, हो गई। रिएक्शन कंप्लीट होगी, पूरी बात बोला करो ना। हाँ, कभी कहते हो कर ली, कभी कहते हो हो गई। ठीक है, देखें मैक्सिमम लोगों का सही है, सही है, सभी ने सही कर लिया। ठीक है, अब जैसे पिछली रिएक्शन की थी उसमें आपको CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। जब आप यहाँ पे बॉन्ड तोड़ देंगे तो दोनों पे तो हाइड्रोजन कितने हैं? दो हैं। तो आप कहीं पे भी H लगाओ, कहीं पे भी Cl लगाओ, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वाले में, इसमें भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले में भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितना है? 1। 4 कैसे हैं बेटा? जिनके रुको, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, दूर कर लेते हैं। देखिए हम जिसका, जैसे ये बॉन्ड तोड़ा ना इसके बीच में, तो हाइड्रोजन सिर्फ इन्हीं के गिने जाएंगे, इन्हीं के। पड़ोसी के भी गिन लेते हो? तुम्हारा बच्चा चोरी हो जाए तो दूसरे को उठा लोगे? सुनो, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जानते हो ना? यस सर। अब इसमें लगेगा मार्कोनी ऑफ रूल। हमें कैसे पता चला? पहली बात, इसके एरो के ऊपर कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि एंटी मार्कोनी ऑफ रूल जो होता है इसका अपोजिट, उसमें पेरोक्साइड लिखा होता है, कोई सा भी, बेंजोइल पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई सा भी। इसीलिए उसका नाम पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट ये भी होता है। ठीक है, तो जो Cl अच्छा, मार्कोनी ऑफ रूल ने क्या कहा था कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या क्या होती है? नेगेटिव पार्ट वहां पे जाता है जहां पे हाइड्रोजन संख्या कम हो, कम। ठीक है, अब इन दोनों में हाइड्रोजन कम कहाँ है?
इसमें 1 वाले में 1 वाले में, तो ये Cl आ जाएगा यहाँ पर और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर। अब बताओ कोई समस्या क्या? ठीक है, चलिए आगे लिख लेते हैं। ये मार्कोनी आपका प्रोडक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन है? पक्का? ठीक। अब इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं तो एंटी मार्कोनी बन जाएगा। ठीक है,